इसका दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम देखे थे कि कितना विस्तृत था रोम साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में फैला था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अब इसी में हम देखेंगे कि अलग अलग शासक हुए। जैसे सर्वप्रथम देखे थे गणराज्यात्मक शासन व्यवस्था था 509 से 27 पूर्व तक। उसके बाद जूलियस सीजर का पुत्र आया था जिसका नाम था ऑक्टेवियन, वो 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद टिबेरियस आया जो 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक शासन किया। उसी क्रम में अलग अलग समय में अलग अलग शासक आए और यहाँ पर शासन किए। एक शासक है सम्राट ट्राजन, जिन्होंने 113 ईस्वी से 117 ईस्वी के मध्य इन्होंने इसका जो रोम साम्राज्य को टक्कर देने वाला एक साम्राज्य था ईरान साम्राज्य, जो ईरान साम्राज्य रोम साम्राज्य के पूर्व साइड में था, उधर के एरिया में फ्रात नदी को पार करके कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, कई पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा किया। जैसे मेसोपोटामिया और रोमानिया में जो सोने के खान थे उस पर कब्जा कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं ये शासक अपने साम्राज्य को और विस्तार करना चाहता था और फैलाना चाहता था और साथ ही साथ अपने साम्राज्य को और अधिक धनवान बनाना चाहता था, इसलिए मेसोपोटामिया और रोमानिया के सोने खान पर कब्जा कर लिया। इसने अपने शासनकाल में और क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, तो बहुत सारे बाजारों के निर्माण कराए। अब ये मत समझ लेना कि बाजार कहीं भी बाजार लग जाता है, उसके बाजार, चौरा बाजार, छोटा मोटा बाजार नहीं। ऐसे ऐसे बाजार होते थे जिसमें छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, हर एक चीज मिल जाए, ऐसे बड़े बाजार का निर्माण करने का काम करते थे पहले के शासक लोग। तो बाजार का निर्माण करवाया। सभा स्थल, मतलब मीटिंग हॉल कर सकते हैं जहाँ सभा होता है, वैसे स्थल का निर्माण कराया। कई राजाओं की मूर्तियों का निर्माण करवाया, स्तंभ का निर्माण कराया। और आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा शासक है जो भारत विजय का भी सपना देखता था, तो भारत विजय का सपना ट्राजन देखता था। ट्राजन भारत के विषय में सोच चुका था कि भारत के विषय में आप लोग जानते हैं, भारत को शुरू से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा, तो खनिज संपदा से भरा देश माना जाता रहा। तो इसके लिए ये भारत पर भी कब्जा करना चाहता था, परंतु बीच में ही इसका मतलब मौत वगैरह हो जाता है और सपना इसका जो है वो पूरा नहीं हो पाता, भारत विजय का सपना। रोम साम्राज्य का एक क्षेत्र है, मतलब देखिए रोम साम्राज्य में बहुत अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग आमदनी होता था। एक क्षेत्र है रोम साम्राज्य का जिसका नाम है हेरोड। उस हेरोड से 54 लाख दिनारियस की प्राप्ति हो जाती थी। अकेले इस हेरोड क्षेत्र से 54 लाख दिनारियस की प्राप्ति हो जाती थी रोम साम्राज्य को। ये बहुत बड़ा अमाउंट था। दिनारियस मतलब होता है चांदी का सिक्का, यानी 54 लाख चांदी का सिक्का प्राप्ति होता था। कहां से? हेरोड से। और अगर एक चांदी का सिक्का की बात करें कि जैसे पूरी चांदी का सिक्का बना देंगे कमजोर हो जाएगा, उसमें मिलावटी भी होता है, लेकिन शुद्ध जो चांदी का मात्रा था एक चांदी में वो 4.5 ग्राम। तो प्रश्न आता है कि एक दिनारियस में शुद्ध चांदी की मात्रा कितनी थी? 4.5 ग्राम। ध्यान में रहेगा ना। अब देखिए विशाल रोम साम्राज्य है, तो क्या एक राजा पूरा विशाल साम्राज्य को बढ़िया शासन चला लेगा? नहीं चला पाएगा। उसके लिए क्या करता था कि दूर दूर नगर स्थापित कर देता था, नगर बना देता था, और नगर में उसके अधिकारी लोग होते थे, वो उस क्षेत्र का और अगल बगल के गांव का देखरेख करते थे। जो भी समस्या होता था उसका समाधान करते थे। उनसे समाधान नहीं हो पाता था तो उस समस्या को और आगे भेज देते थे। तो जो राजा था वो दूर दूर क्या करता था? नगर स्थापित कर देता था, मतलब शहर स्थापित कर देता था, ठीक है। और शहर में अधिकारियों को नियुक्त करके उसके माध्यम से शासन चलाता था। अगर बात करें कि कौन कौन से बड़े शहर थे भूमध्य सागर, आप जान रहे हैं भूमध्य सागर, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, इसके मध्य में आपका था भूमध्य सागर। तो भूमध्य जो सागर था उसके तट पर बड़े बड़े शहर थे, जैसे में यहाँ पर कार्थेज था, सिकंदरिया था, एंटियोक था, इसके अलावा और भी शहर थे। तो ये बड़े बड़े शहर थे और इन शहरों का प्रशासन में बड़ा योगदान था। इन शहरों का प्रशासन में बड़ा योगदान था। कैसे? ये क्या करते थे? गांव प्रांतों से, जो गांव है उससे कर इकट्ठा करते थे। जैसे जो इस शहर के बगल में, एंटियोक के बगल में जो गांव है उससे क्या कर लेंगे? कर इकट्ठा कर लेंगे। कर मतलब टैक्स। जैसे अंग्रेज लोग भी आए थे भारत, तो वो लोग भी हम भारतीयों से क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। क्या आप खेती कर रहे हैं तो बदले में कुछ परसेंट हम लोग को दे दीजिए, तो वही तो टैक्स होता है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो ये टैक्स के रूप में इकट्ठा करते थे। जो यहाँ बड़े बड़े शहर थे वे गांवों प्रांतों से टैक्स इकट्ठा करके और फिर लास्ट में राजकोष में, राजा खजाने में जमा कर देते थे कुछ परसेंट रख। रोम साम्राज्य में प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, बहुत बढ़िया बनाने के लिए सम्राट क्या करता था? तो पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। रोम साम्राज्य में शहरों में पदाधिकारी होते थे। कौन कौन से पदाधिकारी होते थे? तो पहला दंडनायक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मैजिस्ट्रेट, दूसरा होता था नगर परिषद और तीसरा होता था ग्रामीण। देखिए कोई भी मसला आता है, मसला की बात कर रहे हैं है ना, मसला किसी सुना नहीं पड़ा। कोई भी मसला आता है तो सर्वप्रथम गांव वाले उसका समस्या का समाधान करते हैं। अगर गांव में नहीं हो पाता है तो कहा जाता है उससे बड़े स्तर की जो पंचायत होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। पहला आपका, अगर लोअर से देखें हम तो पहला हो जाएगा ग्रामीण, उसके बाद
नगर परिषद, और सबसे ऊपर कौन? गणनायक। गणनायक को बोलेंगे मैजिस्ट्रेट, नगर परिषद को बोलेंगे सिटी काउंसिल, और ग्रामीण मतलब विलेजर्स। देखिए इन शहरों में शासन को सम्राट इन अधिकारियों के माध्यम से करवाते थे, लेकिन जब कोई शहर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करता था, मतलब बढ़िया से कर इकट्ठा करके नहीं दे रहा है, तो उस शहर को क्या करते थे कि नाराज होने पर जो राजा होते थे वे उसको गांव में बांट देते थे। एक शहर को गांव कैसे बांटेंगे भाई? शहर और गांव में अंतर क्या होता है? तो अंतर होता है सुख सुविधाओं का। एक शहर में ज्यादा सुख सुविधाएं होती है, आप देखेंगे सड़क है, बिजली है, पानी है, इसकी सुविधाएं शहर में आसानी से मिल जाती है, अस्पताल मिल जाता है, स्कूल मिल जाता है, चिकित्सा मिल जाता है। लेकिन गांव में कई किलोमीटर जाना पड़ता है इलाज के लिए, है कि नहीं? सड़क अच्छा नहीं होता, लेकिन यही शहरों में की सड़कें जो होती है अच्छी होती है। तो ये अंतर है। अगर कोई शहर से नाराज हो गया राजा, तो उसको क्या कर देता था? गांव का दर्जा देता, मतलब सुख सुविधाएं वहां का छीन लेता था कि आपको सुख सुविधाएं हम नहीं देंगे। कर इकट्ठा भी उन लोग से लेता था, उन लोग को बेनिफिट भी कम देता था। और अगर किसी गांव से राजा खुश हो जाता था तो दो चार गांव जोड़ के कहता था ये जो गांव है ये क्या है? शहर है। कहने से केवल नहीं, वहां पर उस तरह की सुख सुविधाओं का इंतजाम भी करवाता था, जैसे पानी का कोई दिक्कत नहीं हो, सिंचाई का कोई दिक्कत ना हो। अगर सिंचाई का दिक्कत ना होगा, किसान क्या करेंगे? खूब फसल करेंगे, खूब आमदनी होगा। और अगर पानी का दिक्कत होगा, क्या उपज होगा? बढ़िया। तो जिन गांवों से खुश हो जाते, यहाँ के किसान, जिन गांव के किसान अच्छा से टैक्स जमा कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है, तो खुश हो जाते थे राजा, कहते थे कि नहीं यहाँ पर शहर का निर्माण किया जाए, और ये मतलब यहाँ अच्छी सड़क, अच्छी सुविधा दी जाए, ताकि और भी लोग उत्पादन करें और भी टैक्स दे। तो इस वजह से जो गांव होते थे, जिन गांवों से राजा खुश होता था, वे चाहते थे किसान वहां के, उस गांव के किसान की हम और टैक्स दें, ताकि हमें और सुख सुविधा राजा के द्वारा प्राप्त हो। लेकिन जहां जिस शहर को सुविधा मिल रहा है वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, बढ़िया टैक्स नहीं दे रहा है, बढ़िया देखरेख नहीं कर रहा है, बढ़िया प्रशासन नहीं चला रहा है। अरे इसको इतना दे रहे हैं फिर भी बढ़िया से नहीं कर रहा है, शासन चला रहा है, चलो इसको क्या कर दो? गाँव का दर्जा दे दो। मतलब उसको जो शहरों का सुख सुविधा मिलता था वो हटा देता। बात समझ में आ रही है? तीसरी शताब्दी के मध्य सैनिक और प्रिंसिपेट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था सेना। आप देखें रोम साम्राज्य में 3 खिलाड़ी, पहला आपका कह सकते हैं सेनेट, जिसमें अमीर लोग होते थे, धनवान लोग होते थे, उन लोग का टोली होता था। दूसरा सेनेट व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? सॉरी, प्रिंसिपेट व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अगस्टस ने, ऑक्टेवियन जिसको बोलते हैं। इससे पहले था सेनेट, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, उसमें अमीर लोग शासन करते थे, अमीर घराने लोग। उसके बाद हो गया प्रिंसिपेट, और उन दोनों से भी शक्तिशाली तीसरा वर्ग हो गया सेना। जब सेना वर्ग शक्तिशाली हो गया तो एक शासक था जिसका नाम था गैलिनस। उसने क्या किया? ये सेना वर्ग शक्तिशाली हो रहा है, हम प्रिंसिपेट का कोई वैल्यू नहीं, हम राजा के सम्राट का कोई वैल्यू नहीं। उसने पूरा सेना को क्या किया? हटा दिया 253 से 68 ईस्वी के बाद, और यहाँ तक विभाग कर दिया कि कोई सेना से मुलाकात करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं करेगा, उसकी खुद पर भी पाबंदी लगा। ठीक है?